पहले हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं, वो जिसे लोग दुनिया का आखिरी ट्रेजर हंटर कहते थे। उसके लिए खजाने ढूंढना सिर्फ शौक नहीं, एक जुनून था। चाहे वो समंदर के नीचे दबी जहाज की तिजोरी हो या रेगिस्तान की रेत में छुपा सोना, जेक उसे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेता था। वो किसी के हुक्म का गुलाम नहीं था, अपने नियम खुद बनाता था। लेकिन फिर वो दिन आया जब सूरज ने खुद इंसानियत को जला दिया, एक सोलर फ्लेयर जिसने पलक झपकते ही पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया। बिजली चली गई, मशीनें बंद हो गईं, सरकारें गिर गईं और अब दुनिया पर राज कर रहे थे सिर्फ वही लोग जिनके पास बंदूकें और ताकत थी। शहर वीरान हो गए, लोग भूख से मरने लगे, पैसे की कीमत मिट्टी से भी कम रह गई, बीमारियां फैल गईं, अस्पताल बंद हो गए और दवाइयां बनाने वाली मशीनें भी काम करना बंद कर चुकी थी और जिंदगी अब बस एक लड़ाई बन गई थी जिंदा रहने की। इस घटना के 6 साल बाद हम जेक को इंग्लैंड में देखते हैं। वह अब भी ट्रेजर हंटर के तौर पर काम कर रहा था। वह एक पुराने इलाके में पहुंचा, चारों तरफ देखा और फिर एक जर्जर होटल में घुस गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पेंट हाउस तक पहुंचा। वहां एक बुक शेल्फ था जिसे ध्यान से देखने पर उसे पीछे एक छुपा कमरा मिला। जेक ने छोटे छोटे बम लगाए और स्टील का दरवाजा उड़ा दिया। फिर अपनी बैटरी जोड़ी ताकि लाइट जल सके। अंदर एक तिजोरी थी जिसमें कीपैड लगा था। पासवर्ड की जरूरत थी। जेक ने चाबी पर पड़े उंगलियों के निशान देखे और अपनी कॉपी में सारे अक्षर लिखकर पासवर्ड का अंदाजा लगाया। तिजोरी खुली तो उसमें पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स थे। जेक ने वो रिकॉर्ड बजाया जिसका नाम पासवर्ड से मिलता था। जैसे ही म्यूजिक बजने लगा, दीवार में दूसरी छिपी हुई तिजोरी खुल गई। उसमें से उसने एक बहुत महंगा वायलिन निकाला। तभी कुछ लोग पुलिस की यूनिफॉर्म में अंदर घुसे और उससे वायलिन मांगने लगे। जेक ने साफ मना किया और धमकी दी कि एक कदम आगे बढ़ाया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उनमें से एक ने हमला कर दिया। जेक ने तुरंत गोली चला दी। वह एक एक कर सबको खत्म करता गया। गोलियां खत्म होने के बाद उसने मुक्कों से लड़ाई की और सबको ढेर कर दिया। एक गुंडा भागने लगा तो जेक ने उसकी पीठ में ब्लेड फेंक कर मारा। लीडर ने ब्लेड पकड़ लिया और मुस्कुराया जैसे खुद को बहुत चालाक समझ रहा हो। तभी जेक ने बीच की उंगली दिखाते हुए इशारा किया, टाटा बाय बाय। अगले ही पल ब्लेड फट गया और धमाके में लीडर मारा गया। कुछ देर बाद जेक एक बड़ी हवेली में पहुंचा जो अब एक फैक्ट्री में बदल चुकी थी। वहाँ बहुत से गार्ड खड़े थे। उसने वायलिन वॉरलॉर्ड के असिस्टेंट को दिया। असिस्टेंट बोली, राजा ऑगस्ट तुम्हें एक और काम देना चाहते हैं। जेक को यह सुनकर अजीब लगा कि यह आदमी खुद को राजा कहलवा रहा है। उसने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उसे समुद्र पार किसी और देश जाना था। वहाँ के हालात कोई नहीं जानता था। जब ऑगस्ट को पता चला कि जेक ने मना कर दिया तो उसने अपने आदमी से कहा उसे ऐसा ऑफर दो जो वो मना न कर सके। जेक अपने घर लौटा। वहाँ एक टूटी हुई नाव खड़ी थी। उसने घर में तरह तरह के जाल बिछा रखे थे ताकि कोई अंदर न घुस सके। उसने अपने कुत्ते को खाना खिलाया और अपनी पेमेंट देखी। इसमें थोड़ा खाना, कुछ चीजें और एक रिकॉर्ड था। उसने रिकॉर्ड बजाया, खाना खाया और ड्रिंक पीकर सो गया। रात में उसने सपना देखा कि वह नई नाव में बैठकर दुनिया घूम रहा है। सुबह किसी आवाज से जागा। बाहर निकला तो देखा कि एक सिपाही उसके ट्रैप में फंसा है। सिपाही बोला, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। जेक ने उसे नहीं छोड़ा और खुद राजा से मिलने चला गया। एक गोदाम में ऑगस्ट अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तुम पहले इंसान नहीं हो जिससे मैंने काम करवाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे जैसा चीजें ढूंढने का हुनर किसी के पास नहीं। ऑगस्ट ने आगे कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नया सिस्टम बनाने की ताकि दुनिया पहले जैसी हो सके। जेक को फिर भी दिलचस्पी नहीं थी। तब ऑगस्ट बोला, अगर यह काम पूरा कर दोगे तो तुम्हें एक नई नाव मिलेगी। यही तो तुम्हारा सपना है ना? फिर उसने मिशन बताया, मोनालिसा पेंटिंग को वापस लाना है। वह एक तहखाने में छुपी है। जब पेरिस पर हमला हुआ था, सरकार ने पूरा खजाना वहीं छुपा दिया था। ऑगस्ट ने कहा, तुम्हें पूरी मदद मिलेगी, खाना, सामान, हथियार, सब कुछ, बस यह मिशन पूरा कर दो। बोट के लालच में जेक मान गया। उसने अपना कुत्ता ऑगस्ट की असिस्टेंट को देते हुए कहा, अगर मैं वापस न आऊं तो इसका ख्याल रखना। जेक एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि जिस प्लेन में वो चढ़ने वाला था उसमें पहले से ही गोलियों के निशान थे। ऑगस्ट ने उसे मैप दिखाया, यहाँ दुश्मन है, यहाँ रास्ता साफ है। पेरिस के बीचों बीच मेरा आदमी तुमसे मिलेगा, वो तुम्हें आगे गाइड करेगा। जैसे ही मोनालिसा मिल जाए 3 घंटे के अंदर मैं तुम्हें निकाल लूंगा। शाम को जेक प्लेन में बैठा। पायलट एक जवान लड़का था और वो बोलता है, सब ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन जेक को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ तो है। कुछ देर बाद पायलट बोला, मुझे लगता है थोड़ा फ्यूल लीक हो रहा है, हमें रास्ते में पैराशूट से कूदना पड़ेगा। जेक घबरा गया और बोला, भाई मैंने पहले कभी पैराशूट इस्तेमाल नहीं किया। पायलट प्लेन चलाने में बिजी था, इसलिए वो उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जेक गहरी नींद में चला गया। सपे उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। पायलट बड़ी मुश्किल से प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हमें प्लान से पहले ही कूदना पड़ेगा।
थोड़ी सुरक्षित जगह देखकर जेक ने पैराशूट पहना और छलांग लगा दी। नीचे उतरते वक्त उसकी लैंडिंग काफी खराब रही। वह जमीन पर जोर से गिरा और कुछ देर तक हिल भी नहीं पाया। धीरे धीरे उठकर उसने आसपास देखा, हर तरफ आग लगी हुई थी। बिल्डिंग्स धुएं में डूबी थीं, सड़कें टूटी पड़ी थीं। कुछ लोगों की लाशें झूल रही थीं, जिन्हें दीवारों से टांगा गया था ताकि बाकी लोग डर जाएं। तभी अचानक एक टैंक बिल्डिंग तोड़ते हुए सड़क पर आ गया। वह जेक की तरफ निशाना साधने ही वाला था कि तभी एक मिसाइल आकर टैंक को उड़ा देती है। पास के कुछ विद्रोही दौड़कर आए और टैंक का ढक्कन खोलकर अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके से अंदर के सिपाही मारे गए। वो सब चुपचाप वहां से चले गए। जेक की तरफ देखा तक नहीं। शहर के अंदर वॉरलॉर्ड वोल्कोव के आदमी लोगों को डराकर काबू में रख रहे थे। वोल्कोव बहुत ही खतरनाक और निर्दयी इंसान था। उसे शतरंज खेलना बहुत पसंद था। वो कहता था कि शतरंज से उसे दुश्मनों के दिमाग पढ़ने और चालें समझने में मदद मिलती है। जो भी उसके रास्ते में आता उसे पहले शतरंज खेलने बुलाया जाता और हारते ही गोली मार दी जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। उसके सामने एक बंदी लाया गया जो ठीक से खेल नहीं पा रहा था। वोल्कोव ने बिना कुछ कहे सिर पर गोली मार दी। तभी उसका दायां हाथ गॉर्निच अंदर आया और बोला, आज एक आदमी प्लेन से कूदा है। वोल्कोव ने शांत आवाज में कहा, उसे ढूंढो, जिंदा या मरा हुआ। सुबह जेक शहर के एक और हिस्से में पहुंचा। यहाँ के लोग भूख और डर में जी रहे थे। उसने कार के पीछे से कुछ पुराने कपड़े उठाए और अपने अच्छे कपड़े वहाँ छुपा दिए ताकि किसी को शक न हो। तभी कुछ सिपाही वहाँ आए और सबको लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कर्फ्यू तोड़ा तो सजा मौत है। फिर लोगों को डराने के लिए उन्होंने 2 बंदियों को वहीं सबके सामने गोली मार दी। जेक धीरे से निकलने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा, बैग नीचे फेंक। जेक ने चालाकी से बैग एक सिपाही के चेहरे पर मारा और उसी पर लड़ाई शुरू हो गई। उसने एक सिपाही का हाथ कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे का सिर साइड मिरर पर दे मारा। तीसरे सिपाही ने चाकू निकाला, पर जेक ने उसका हाथ पकड़कर उसी चाकू से उसे खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में सब जमीन पर गिर चुके थे। जेक निकलने ही वाला था कि एक और सिपाही पीछे से आया और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली चलाने से पहले ही एक लड़की ने पीछे से उसका गला काट दिया। यह लड़की थी ड्रिया ऑगस्ट की टीम से। उसने कहा, जब से तुम उतरे हो मैं तुम पर नजर रख रही थी। बस देखना चाहती थी कि तुम खुद को संभाल सकते हो या नहीं। अगर नहीं तो तुम्हें यही मरने देती। उसने जेक से कहा, अब वक्त है यहाँ से निकलने का। आगे का रास्ता आसान नहीं है। दोनों शहर की गलियों में भीड़ के बीच छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगे, पर तभी एक जनरल ने उन्हें देख लिया। जेक और ड्रिया भागते हुए एक पुराने चर्च में घुस गए। अंदर उनकी मुलाकात हुई फादर सैमसन से, जो एक शांत लेकिन समझदार इंसान था। सैमसन ने बताया कि उसके पास एक मैप है जो हाल ही में मरे कुछ विद्रोहियों ने छुपाया था। वह उन्हें अपने गैराज में ले गया और एक पुराना ट्रक दिखाया जिस पर वो काम कर रहा था। उसने मैप फैलाकर उनकी अगली मंजिल बताई और कोने में कुछ रहस्यमयी कोड्स लिखे हुए दिखाए। जब सैमसन ट्रक ठीक कर रहा था, ड्रिया ने जेक के जख्मों का इलाज किया। तभी बाहर से जनरल की आवाज गूंजी, चर्च को घेर लो, कोई अंदर है। सैमसन ने कहा, तुम दोनों जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। वो बाहर गया और बोला, मैं अकेला हूँ। पर सैनिकों ने भरोसा नहीं किया। कुछ अंदर घुस गए। सैमसन ने मौका देखकर बंदूक निकाली और जनरल के हाथ में गोली मार दी। तुरंत बाकी सिपाहियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। अंदर सिपाही गैराज तक पहुंचे। उन्हें जेक दिखाई दिया तो वे चौंक गए, लेकिन पीछे से ड्रिया ने हमला कर दिया। किसी को गोली मारी, किसी का गला काटा। सब कुछ सेकंडों में खत्म हो गया। बाहर गोलियां चलती रहीं, इसलिए किसी को अंदर की आवाज सुनाई नहीं दी। जेक ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन गलती से रेडियो तेज बज गया। आवाज बाहर तक पहुंच गई। जनरल ने इशारा किया, गोला बरसाओ। टैंक ने चर्च पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे चर्च की छत टूटने लगी। लेकिन उसी वक्त जेक ने गैराज का दरवाजा तोड़ दिया और ट्रक लेकर बाहर निकल गया। गोलियां उन पर बरस रही थीं, पर ट्रक पर कोई असर नहीं हुआ। वो बुलेट प्रूफ था। जेक ने ट्रक को एक रैंप पर चढ़ाया और टैंक के ऊपर से छलांग लगा दी। वो लोग वहां से बचकर निकल ही रहे थे कि पीछे से बाइक्स पर सिपाही उनका पीछा करने लगे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जेक और ड्रिया एक चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां गार्ड्स ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया, पर जेक को अब समझ आ गया था कि उनका ट्रक किसी टैंक से कम नहीं। उसने स्पीड बढ़ाई और रोड ब्लॉक के ऊपर से ट्रक उड़ा दिया। अगले मोड़ पर एक और कार सामने से आई, जिसमें और सिपाही थे। अब जेक के पास बस एक ही रास्ता था। उसने ट्रक मोड़ा और सीधे एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया। टैंक ने दूर से उन पर एक गोला दागा, लेकिन उसका निशाना सही जगह नहीं लगा। वह एक दूसरी गाड़ी को जा लगा, जो धमाके से रोड पर गिर पड़ी, जिससे टकराकर कई बाइकर्स गिर गए। जैक ने एक जबरदस्त तेज मोड़ लिया और धमाके से बच गया। ड्रिया ने कहा कि जल्दी से टनल में चलो, और वे दोनों जल्द से जल्द वहां से निकल गए। टनल में 2 बाइकर अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। बाहर निकलते ही उनके सामने एक और टैंक आया। टैंक ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन जेक ने ऐन मौके पर ट्रक को वहां से हटा दिया। भागदौड़ फिर से शुरू हो गई और अब सिपाही उन्हें हर तरफ से घेरने लगे थे। अचानक ड्रिया ने एक ग्रेनेड फेंककर बाइकर को तो गिरा दिया, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उनके पीछे थी। टैंक ने फिर से फायर किया, लेकिन जेक ने ट्रक को कूदा दिया
और वह गोली सीधा उनके दुश्मनों को जा लगी। फैसिलिटी के एक नए हिस्से में घुसते ही एक और गाड़ी सिपाहियों के साथ आ गई। टैंक फिर से तैयार था गोला मारने के लिए, लेकिन जैक ने तेजी दिखाकर अचानक कट मार दिया और फिर से उनके दुश्मन ही घायल हो गए। अब जैक और ड्रिया आखिरकार वहाँ से बचकर निकल ही गए। रात को वे दोनों एक जगह रुक गए आराम करने के लिए। जैक ने पूछा कि बस एक पेंटिंग के चक्कर में इतने लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं? मान लिया मशहूर है, पर इतना भी क्या हो गया? ड्रिया ने कहा कि पेंटिंग तो बस एक बहाना है, असल में हमें वो तिजोरी ढूंढनी है वोल्कोव से पहले। उसके अंदर बहुत सारे हथियार भी मौजूद हैं जिन्हें विरोधी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उसने कहा कि मैं तुम्हारे सपने के बारे में जानती हूँ, और उसने गुड लक के तौर पर जैक के लिए एक छोटी सी कागज की नाव बनाई थी। अगले दिन वोल्कोव अपनी ट्रेन में उस तिजोरी को ढूंढने निकल गया। जनरल ने वहां आकर उसे बताया कि सिर्फ 2 आदमी थे और उनकी पूरी टीम को हरा दिया, लेकिन वोल्कोव ने उसकी नाकामी से चिढ़कर फटाक से उसे गोली मार दी। उधर जैक और ड्रिया एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे। यहाँ पर एक तिजोरी है। कुछ देखकर ड्रिया डर गई, क्योंकि यह एरिया रेट्स के कब्जे में है। रेट्स दरअसल कुछ ऐसे कैदी थे जो जेल में बहुत लंबे समय तक बंद रहे। जब उन्हें खाना नहीं मिला तो वे आदमियों को खाने लगे, और अब वे जिसे पकड़ लेते हैं उसे खा जाते हैं। तभी उनके पास ही आग से हमला हुआ, मतलब कोई तो उनका पीछा कर रहा है। अंदर दौड़े और दीवार पर उन्हें खून दिखा। तिजोरी खुली हुई थी और खाली भी। दरवाजे के कोने से आ रही बारूद की महक से जैक समझ गया कि इसे तो हाल ही में उड़ाया गया है। अंदर कुछ था नहीं, मतलब सभी चीजें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाई गई हैं। बाहर रेट्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। ड्रिया और जैक बिल्डिंग के अंदर दूसरे फ्लोर तक गए, जहाँ गोलियों के शेल्स पड़े हुए थे। जैक ने हिसाब लगाया कि यहाँ के लोग आखिर तक लड़े हैं। मेन ऑफिस में उन्हें एक पुराना कैबिनेट मिला और उसके पीछे एक नकली दीवार थी, जिसके अंदर एक नोटबुक छुपाई गई थी, लेकिन उसके अंदर फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था जो कि जैक को नहीं आती थी। जिसके बाद ड्रिया ने उन नोट्स को उसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और मैप के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, लेकिन जैक को उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर थोड़ा शक हुआ। उसने कहा कि ये लोग खजाने को बचा रहे थे, वो असली जगह इतने आसानी से तो नहीं बताएंगे। फिर वह मैप का इस्तेमाल करके असली जगह का पता लगाने की कोशिश करने लगा। तभी रेट्स बिल्डिंग में घुस आए। ड्रिया जल्द से जल्द भागना चाहती थी, पर जैक ने कहा कि यह करने से पहले नहीं जा सकते। जल्द ही उसने सही जगह का नाम डिकोड कर ही लिया। नाम आया सेंटर हॉफ। ड्रिया ने बताया कि यह तो एक मशहूर किला है, और साथ ही मैप में वह जगह जैक को दिखाई। उधर रेट्स सब तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन इतने में जैक और ड्रिया खिड़की से बाहर निकल गए। जैक ने उस कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक ग्रेनेड छोड़ा था। जैसे ही रेट्स ने दरवाजा खोला, जबरदस्त धमाका हुआ और वे सभी अंदर ही मारे गए। ट्रक में वापस जाकर ड्रिया ने विद्रोहियों को फोन किया और कहा कि सेंटर हॉफ में हमें मिलो। थोड़ी देर बाद वोल्कोव भी अपनी ट्रेन में उस जगह पहुंच गया। उसने रोड पर ट्रक के टायरों के निशान देखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वे लोग वहां तक पहुंच गए जहां पर जैक और ड्रिया ने उस किले का पता लगाया था। वहां पर गॉर्नेज को वही नोटबुक मिली जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, पर वोल्कोव भी इतना समझदार तो था कि यह सब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा हमें। उसने यूवी लैंप की मदद से ड्रिया के फिंगरप्रिंट देखे, क्योंकि अगर किसी को भी मैप में एक जगह मिल जाए तो वह उस पर हाथ तो लगाता है। अब वह समझ गया कि असली जगह सेंटर हॉफ में ही है। एक आदमी वहां पर अभी भी जिंदा था और वोल्कोव ने उसे धन्यवाद कहते हुए गोली मार दी। आखिर में जैक और ड्रिया सेंटर हॉफ पहुंच गए। ड्रिया ने गेट का ताला काटकर अंदर घुसने का रास्ता खोला। मेन बिल्डिंग तक पहुंचकर जैक को कुछ अजीब लगा। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अंदर कुछ मशीनें चल रही थीं, तो जैक ने हिसाब लगाया कि शायद सोलर पैनल से यह सब हो रहा होगा। ड्रिया ने उस जगह के ब्लूप्रिंट देखे और समझ गई कि जो आवाज गूंज रही है वह वॉल्ट के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की है, मतलब वह तिजोरी अभी भी बंद है। जैक ने प्लान बनाया कि जहां से हवा जा रही है वह उसी सुरंग से अंदर जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा पंखा था। ड्रिया ने कहा कि मैं सोलर पैनल्स को ढूंढती हूँ ताकि पंखे को बंद कर सकूं, और जैक आगे बढ़ने लगा। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जैक को एक रस्सी मिल गई और उसने उसे एक वॉल्व से बांध दिया। फिर उसने अपना बैग उठाया और उससे एक सेफ्टी बेल्ट बनाई और फिर सेफ्टी बेल्ट को रस्सी से बांध दिया। अब वह धीरे धीरे सुरंग के नीचे उतरने लगा। नीचे तेज रफ्तार में एक पंखा घूम रहा था। अगर वह उससे टकराया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वह बड़े ध्यान से यह सब कर रहा था, लेकिन रस्सी धीरे धीरे घिसने लगी। अंदर ड्रिया सोलर पैनल्स वाले एरिया तक पहुंच गई। उसने जल्दी से गोलियां चलाना शुरू किया। उसका पहला निशाना तो चूक गया, लेकिन दूसरे शॉट से उसने सारा सिस्टम खराब कर दिया। रस्सी टूटते ही जैक नीचे गिरा। तभी फैन भी अचानक रुक गया और किसी तरह उसकी जान बच गई। तेजी से गिरने के बाद भी जैक उठा और उसने एयर डक्ट को देखा। वह पानी से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से तैरते हुए अंदर घुसा। वह ऊपर के रास्ते तक पहुंच गया, लेकिन वह दरवाजा बंद था। जैक ने पूरी जान लगा दी उसे तोड़ने के लिए। बड़ी मुश्किल से वह बचकर बाहर निकल पाया। अब जैक तिजोरी के अंदर पहुंच गया था। उसने अंदर से दरवाजा खोला ताकि ड्रिया भी आ सके।
वॉल्ट के अंदर मोनालिसा मिली। वह कोई असली पेंटिंग नहीं थी, वह तो दरअसल एक न्यूक्लियर बम है जिसके ऊपर मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई है। यह देखकर जेक पूरी तरह चौंक गया, लेकिन ड्रिया इसके बारे में पहले से जानती थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें यह बात पता भी होती तो क्या फर्क पड़ता, जरूरी नहीं थी तो नहीं बताई। ड्रिया ने बताया कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था तब उन्होंने एक बम रूस के लिए भी बचा कर रखा था। यह वही बम है और ऑगस्ट इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वह बस वोल्कोव जैसे खतरनाक लोगों से इसे दूर रखना चाहता है, क्योंकि अगर उनके हाथ चढ़ गया तो वो लोग इसे कभी भी चला देंगे। जेक ने कहा कि कोई भी वॉरलॉर्ड भरोसे के लायक नहीं है, न वोल्कोव न ऑगस्ट। साथ ही उसने कहा कि वोल्कोव के खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वह बहुत ताकतवर है, आखिर में वही जीतेगा। जल्द ही कुछ विद्रोही वहां आए ड्रिया की मदद करने के लिए, लेकिन अब जेक कहने लगा कि मुझे तुम सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस सब का हिस्सा नहीं बनना। इतना कहकर वह ट्रक में बैठा और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वोल्कोव की ट्रेन सेंटर हॉफ पहुंची और उसके सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी। विद्रोहियों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें मार गिराया। गॉर्निज ने अपनी मिसाइल से हमला करके ट्रक को उड़ा दिया। अब वोल्कोव को उस तिजोरी की चाबी मिल गई थी और उसने बम को ट्रेन में रखवा लिया। उधर जेक एक जगह पर रुककर ड्रिया की दी हुई वह छोटी सी नाव देखने लगा। उसे देखकर जेक का मन बदल गया। वह किले पर वापस गया और हर तरफ फैली हुई लाशें देखी, लेकिन ड्रिया अभी भी जिंदा थी। उसने जल्दी से ड्रिया के जख्म को बांधा। ड्रिया ने कहा कि तुम सही कह रहे थे, यह सब कुछ बेकार है, आखिर में वोल्कोव ही जीतेगा। पर अब जेक मन बना चुका था। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस भाग रहा था इस सब से। वोल्कोव को हम रोकेंगे, उस कमीने की ट्रेन ही उड़ा देंगे। अब उन दोनों ने कुछ बम किले की अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उनके बाहर निकलते ही जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा किला उड़ गया। शाम को ट्रेन धुंध की वजह से धीरे चल रही थी। वोल्कोव को बहुत गुस्सा आया और उसने कंडक्टर को ही गोली मार दी, जिसके बाद ट्रेन धुंध को चीरते हुए जाने लगी। उधर जेक ट्रक को तेजी से चलाते हुए ब्रिज पर गया और जैसे ही ट्रेन उसके पास से निकली वह उस पर कूद गया। उसने एक दरवाजा खोलकर ग्रेनेड अंदर फेंका, जिससे कई गार्ड मर गए। कुछ लोग बच गए तो जेक अपने हाथों से ही उनसे लड़ने लगा और फिर एक की बंदूक छीनकर सबका सफाया कर दिया। फायरिंग की आवाजें सुनकर गॉर्निज वहां पहुंच गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। गॉर्निज भी काफी ताकतवर था, वे दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। गॉर्निज ने जेक को धक्का दिया और वह बम के पास जा गिरा, लेकिन इस बार जब वह जेक पर हमला करने आया तो जेक ने मुक्का मारकर उसके अंडे फोड़ दिए। इतने में पीछे से वोल्कोव आ गया और जेक को देखते ही तुरंत गोली चलाने लगा, लेकिन जेक ने बड़ी चालाकी से गॉर्निज को अपने आगे कर दिया, जिससे गोली गॉर्निज को जा लगी। अब जेक ने मौका देखकर वोल्कोव पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जेक ने वोल्कोव के हाथ पर कंपास से छेद कर दिया और उससे चाबी छीन ली। उधर ड्रिया ब्रिज तक पहुंच गई और वहां आसपास बम लगा दिए। जैसे ही ट्रेन ब्रिज के पास पहुंची तो ड्रिया ने ब्रिज उड़ा दिया। साथ ही जेक ने भी ट्रेन से छलांग लगा दी। वोल्कोव ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन सीधा खाई में गिर गई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह सब देखकर ड्रिया रोने लगी। उसे लगा कि जेक मारा गया, लेकिन उसने पीछे से आकर कहा, कोई मर गया क्या? ड्रिया उसे देखकर खुशी के मारे उससे लिपट गई। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक ने उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट करने वाली चाबी ऑगस्ट को दी और कहा कि बम अब खाई के नीचे पड़ा है, सिर्फ इस चाबी से ही उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। ऑगस्ट ने कहा कि मेरे लिए उस बम को वापस लेकर आओ, पर जेक ने साफ मना कर दिया। उसने साफ कहा कि मुझे अब और मिशन नहीं करने, और फिर वादे के मुताबिक अपनी नई बोट लेकर वहां से निकल गया। ड्रिया भी अब उसके साथ थी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वे इस बोट पर चढ़कर दुनिया घूमेंगे। आखिर में ऑगस्ट ने अपनी तिजोरी में चाबी रख दी, लेकिन वहां तो असली मोनालिसा पेंटिंग पहले से ही मौजूद थी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।